साथियों, सबसे पहले तो आप सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। और ये कोई राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है। मेरा कंसर्न, मेरा जो सरोकार है वो हमारे आम आदमी के सामने इस महामारी के दौरान जो भयावह स्थिति खड़ी हो गई है, जो हमारी सरकार के नकारापन के कारण जो लोग मरने को मजबूर हो रहे हैं, मैं उस विषय में आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं अपनी और बात रखूं, मैं हमारे लोगों से, ख़ास तौर पे गांव में रहने वाले लोगों से एक विनती करना चाहता हूं कि भाइयों, अपने आप को संभालो, अपने घर में रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का और कोविड के जो नियम हैं उनका पालन करो। ये मत समझना कि कोई आपको सेवाएं मुहैया करा देगा, कोई आपको अस्पताल में बेड मुहैया करा देगा, कोई ऑक्सीजन मुहैया करा देगा। बिल्कुल ऐसी उम्मीद लगा के किसी के सहारे मत रहना। केवल और केवल ठीकरी पैरे के आदेश आपको दिए जाएंगे, उसमें भी आपको परेशानियां आने वाली हैं। इसलिए अपने आप को संभालने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए एक ही मात्र तरीका है, अपने अपने घरों में कम से कम हफ्ता और हो सके तो 15 दिन बिल्कुल घरों में कैद हो जाओ। जिंदगी है तो सब कुछ है। मैं हमारी सरकार का जो आज का ढुलमुल रवैया है, वो मेरा ख्याल सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में ऐसी बात नहीं है। सरकार की नीयत सही नहीं है। अगर सरकार की नीयत सही हो तो सरकार बहुत बड़ी चीज़ है, सरकार कुछ भी कर सकती है। लेकिन जिस प्रकार से मैं पिछले बहुत दिनों से देख रहा हूँ, अस्पतालों में ना ऑक्सीजन है, ना दवाइयाँ हैं, ना बेड हैं, और यहाँ तक कि प्राइवेट हॉस्पिटल की तो मैं बात क्या करूँ, मैं सरकारी अस्पतालों की बात करता हूँ। सरकारी अस्पतालों में भी हालात ये हैं कि जो हमारे लोग मरीज़ आते हैं उनको बाहर से भेजने की कोशिश रहती है, उनको दाखिल नहीं किया जाता। अब ये तो हमारे पब्लिक सिस्टम का हाल है। मुख्यमंत्री ने फेसबुक पे पोस्ट डाल के कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों को उन्होंने अनुरोध किया है, जब मैं पढ़ दूं, कि मैं सभी निजी अस्पताल मालिकों और डॉक्टरों से अनुरोध करता हूं कि ये अभूतपूर्व संकट काल है, इसलिए फ़ायदा नुकसान को भूलकर सिर्फ गरीबों की सेवा को प्राथमिकता दें। ज़रूरतमंदों की हर संभव मदद करें। कम से कम पैसों में गरीबों को भर्ती करें और इनका इलाज करें। डॉक्टर्स ही आज समाज के लिए सबल हैं, देश का आत्मबल हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप प्राइवेट डॉक्टर्स को तो अनुरोध कर रहे हैं, जबकि प्राइवेट डॉक्टर्स के जो आपने ये इसमें कहा कि कम से कम मूल्य में या आर्थिक नफ़े नुकसान को छोड़कर या भूलकर आपने बात कही, तो किसने तय किए थे पर बेड के हिसाब से प्राइवेट अस्पतालों के रेट किसने तय किए हैं? क्या कोई बाहर से आदमी आया था? कोई अमेरिका की सरकार ने तय किए हैं? कोई कनाडा की सरकार ने तय किए हैं? ये आपकी हरियाणा सरकार ने तय किए हैं ना मुख्यमंत्री महोदय। तो आज आप सफाई किस बात की दे रहे हो? मैं मुख्यमंत्री महोदय को ये कहना चाहता हूं कि आपको गरीब और आम आदमी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अगर आपको चिंता होती तो 8,000 रुपये, 10,000 रुपये और 15,000 रुपये पर बेड प्रतिदिन कभी भी तय ना करते। 500, 700, 1,000 रुपये तक तो पर बेड का बर्दाश्त किया जा सकता है। इतने महंगे दामों में तो कितना भी बड़ा धन्ना सेठ हो,
कितनी भी अथाह संपत्ति हो किसी के पास, अगर उसको 15-20 दिन अस्पताल में रहना पड़ जाए तो उसका भी बजट गड़बड़ा जाएगा। तो मुख्यमंत्री महोदय, ये ढकोसलेबाजी छोड़ दो, काम की बात पे आओ और काम करना शुरू करो। आपने अभी तक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ना तो स्टेट अथॉरिटी बनाई है, ना आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अथॉरिटियां बनाई हैं, और अगर ऐसा कुछ किया है तो वो अथॉरिटियां कर क्या रही हैं? उन्होंने कोई नेशनल प्लान, डिस्ट्रिक्ट प्लान या कोई स्टेट प्लान बनाया है, जबकि इस एक्ट में इतनी अथाह शक्तियां दी गई हैं कि जहां तक मैं जिला प्रशासन की बात करूं तो जिला प्रशासन में एक 7 सदस्यों की कमेटी का इसमें प्रावधान है, और जिसमें मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो जिला परिषद का चेयरमैन है वो भी इसमें को चेयरमैन है इस कमेटी का। और इतनी अथाह शक्तियां हैं इसमें कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा प्रशासन इस एक्ट को पढ़ ले और उसके गो थ्रू हो जाए तो वो कुछ भी करने में सक्षम है। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य की बात यह है कि हरियाणा में और खासकर सिरसा में हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि बेईमान और भ्रष्ट पॉलिटिशियन और भ्रष्ट अफसरों ने, मुख्यमंत्री कुछ तो पहले से ही अयोग्य थे, निकम्मे थे, बिल्कुल अनुभवहीन है। 5-6 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद ही उनको कोई अनुभव नहीं हुआ कैसे प्रशासन चलाना है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के भ्रष्ट मंत्रियों, एमएलए और अफसरों ने उनके आंखों पे पट्टी बांध दी है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता किस प्रकार लोग मर रहे हैं। मेरे पास रोज कम से कम 50 लोगों के मैसेज आते हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। और मैं जैसे ही किसी अस्पताल की या दवाई की या किसी वेंटिलेटर की या ऑक्सीजन की बात आती है, इमीडिएटली उसका मैसेज विदिन 5 मिनट सीएमओ को, प्रशासनिक अधिकारियों को फॉरवर्ड करता हूं और फिर फोन पे उसका फॉलोअप करता हूं। उसके बावजूद हालात ये हैं कि कल रात चक जालू से एक आदमी का मेरे पास संदेश आया कि जी मेरे पिताजी को गोरीवाड़ा पीएचसी वालों ने सिरसा रेफर कर दिया है, आप हमारे लिए बेड की व्यवस्था करें। मैंने उसका सीएमओ साहब को मैसेज उसी वक्त डाला, फिर मैंने सीएमओ साहब से फ़ोन पे बात करी। उसके बावजूद भी उस आदमी को बड़ी मुश्किल से अस्पताल में व्हील चेयर पर ही दाखिल किया गया, और उनके बार बार कहने के बावजूद मैंने लगातार 1 घंटा रिक्वेस्ट की सीएमओ को, उसके बावजूद उस आदमी को ऑक्सीजन मुहैया नहीं हुई। उसका रिजल्ट ये हुआ कि उस आदमी की मौत हो गई। लेकिन उससे भी बड़ी जो भयानक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जैसे ही उसकी मौत हुई, कोरोना से मौत हुई है या किस भी कारण से मौत हुई है, सरकारी अस्पताल में आदमी आया हो और उसके बावजूद उसको बिना पोस्टमार्टम के जाने दिया गया। और इन हालातों में बिना कोविड के नियमों का पालन किए उन लोगों को रात को ही डेड बॉडी दे दी गई। ये कितनी खतरनाक बात है। आज अगर वो गांव में जाके संस्कार करते हैं या उसकी वजह से कोई और लोग प्रभावित होते हैं तो क्या हम लोगों को इस हाल पे छोड़ दें? ये हमारे प्रशासन का हाल है दोस्तों। ये बहुत बड़ी ग्लेरिंग मिस्टेक है। इसमें प्रशासन को जांच करनी चाहिए, जो भी दोषी पाया जाए उसे जरूर सजा देनी चाहिए। सेकेंडली जो मैं बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी और जो चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर इतना दबाव है, जैसे मैंने पहले बताया कि चंद मंत्रियों और विधायकों ने जो सत्ता के इर्द गिर्द घूमते हैं या सत्ता में शामिल हैं, उन लोगों ने मुख्यमंत्री की आंखों पे पट्टी बांध रखी है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे अफसरों को तुरंत प्रभाव से ट्रांसफ़र करके लगाया गया। इस महामारी के दौर में किसी की ट्रांसफ़र करना वैसे भी उचित नहीं है, लेकिन आपको पता होगा चंद रोज पहले तो यहाँ के सीएमओ की ट्रांसफ़र की गई, और आज हाल ये है कि हमारा सीएमओ कह रहा है रात मेरे को कि जी हमारे पास बेड नहीं है, मैंने एक बेड पे 2-2 आदमी सुला रखे हैं, और इनकी साइट दिखा रही है कि इतने बेड खाली पड़े हैं। अरे भाई, कहीं तो पारदर्शिता ले आओ, कम से कम सच बोल दो, लोगों को ये तो बता दो कि हमारे पास बेड नहीं है।
हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास दवाइयाँ नहीं है, हमारे हाथ खड़े हैं ताकि लोग अपनी व्यवस्था कर लें। आप झूठ पे झूठ बोल रहे हो कि हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास इतने वेंटिलेटर हैं, हमारे इतने वेंटिलेटर वाले बेड खाली पड़े हैं, हमारे इतने सिंपल बेड खाली पड़े हैं। ये क्या है? लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ इतने बांध दिए गए हैं सिरसा में कि वो कोई फैसला लेने में सक्षम नहीं है। और सिर्फ और सिर्फ चंद राजनीतिक लोग अपनी राजनीति के लिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसके मेरे पास पुख्ता सबूत है। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे एक मंत्री जी को सिरसा और फतेहाबाद का, किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, सिरसा और फतेहाबाद का इंचार्ज बनाया हुआ है। भाई क्या इंचार्जशिप है उनकी? क्या कर रहे हो अपने इंचार्जशिप में? कहाँ दिखाई दे रहे हैं वो? सिर्फ 4 डॉक्टर के साथ बैठ के मीटिंग कर लेना, उनके साथ चाय पी लेना, ये एक उस इंचार्ज मंत्री का काम होता है। मंत्रियों का काम होता है पॉलिसी मेकिंग। और यहां पे दवाइयों में केमिस्टों ने लूट मचाई हुई है। कल एक पकड़ा गया, 10 रुपए का टीका 350 में दे रहा है। ये बात मैंने आज से 1 हफ्ता पहले संडे को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग में मैंने कही थी कि केमिस्ट जो हैं वो लोगों को लूट रहे हैं, आप इसमें कुछ एक्शन लें। उनका जवाब ये था, जी इनका एमआरपी ऊपर से तय है, सेंट्रल लेवल पे एमआरपी तय है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। वास्तव में उनकी बात भी कुछ सही है। पहले तो ये है कि 8 रुपए की गोली एक जो होलसेल में केमिस्ट को मिलती है, उसका एमआरपी 68 रुपए है। तो ये इतना एमआरपी तय सेंटर में किसने किया? किसने इन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को लोगों की लूट का अधिकार दिया? और कितने पैसे और कितना चंदा और कितना मतलब जो कहूं कि फंड लेके या जो कहूं कि रिश्वत लेके इतने हाई दाम जो तय किए गए, ये किसने तय किए? इसकी एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्या हमारे लोग फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों की लूट के ऊपर छोड़ दिए जाएंगे? इसके अलावा मैंने उनको कहा कि फिर भी आपके पास और भी तरीके हैं। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को तरीका बताया कि आप सभी केमिस्ट की बिल बुक चेक करो, उनका स्टॉक चेक करो, कितने रेट में वो चीज लेके आए, कितने रेट में वो बेच रहे हैं, उसका बिल काटा कि नहीं काटा, जो जिस रेट में लेके आए उसका बिल कहाँ है, उस पर क्या रेट मेंशन है, और जब बेच रहे हैं तो किस रेट में बेच रहे हैं, उसका बिल कहाँ है। साथियों, मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो केमिस्ट हैं बिल नहीं काटते, बिल किसी को नहीं देते। वो जब दवाई देते हैं बाद में 2 नंबर में बिल काटा जाता है अपनी मर्जी का, जिसपे जीएसटी लगा के जितना मूल्य है उस पर टोटल जीएसटी लगाया, अनाप थोड़े बहुत आने फाने रेटों में उसका बिल काट दिया। और मैं आप लोगों के माध्यम से हमारी जनता को, हमारे लोगों को ये कहना चाहता हूं कि मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप किसी भी केमिस्ट से दवाई लेने जाएं, उसको कहो भाई मेरे को पक्का बिल चाहिए, अभी बिल दो। आप पैसे दे के दवाई खरीद रहे हो, कोई मुफ्त में नहीं खरीद रहे, पक्का बिल ले उससे। और जिस दिन आप पक्का बिल लेना शुरू करोगे ना, इन लोगों को नानी याद आ जाएगी पक्का बिल काटते समय। इसलिए कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं, हमारा भी इसमें बहुत बड़ा दोष है कि हम बिल नहीं लेते, जिनसे इनको गंदी आदत पड़ गई कि जो मर्जी अनाप शनाप रेट लेते रहो। एक बात उस दिन तय हुई थी अधिकारियों में कि जो एम्बुलेंसेज हैं उन्होंने बड़ी लूट मचाई हुई है, उन्होंने भी लोगों से मनमाने रेट वो वसूल कर रहे थे। चलो उसमें प्रशासनिक अधिकारियों में कहना चाहता हूँ उन्होंने कुछ ना कुछ रेट तय कर दिए, लेकिन अभी भी उसमें समस्या सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास जैसे कुछ ऐसी संस्थाओं के नाम मैं बता दूं जो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए एम्बुलेंस चलाती हैं, जैसे भाई कन्हैया आश्रम है, जैसे काड़ावाली में सहारा क्लब वाले हैं। तो इस प्रकार के एम्बुलेंस के लिए भी पूरी ऑक्सीजन उनको मुहैया नहीं करवाई जा रही है। कम से कम उन लोगों को तो ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाए, ये प्रशासन की ड्यूटी है। तीसरी बात,
जो मैं कहना चाहता हूं कि कल कुछ प्राइवेट अस्पतालों के लोग, उनके कुछ नुमाइंदों ने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि हमारा हाल बहुत बुरा है, हम कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारे ऊपर पता नहीं ये तरह तरह के चार्जेस लगा के हमें कहीं फंसा ना दें। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें ना तो पूरी ऑक्सीजन दी जा रही है, ना हमारे को दूसरी सुविधाएं दी जा रही हैं, हमें पूरा सहयोग नहीं मिल रहा प्रशासन का। अगर ऐसी बात है तो मैं प्रशासन को आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि इस बात की ओर ध्यान दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आदमी से, जिस डॉक्टर से मैं इलाज करवाता हूं तो मेरा विश्वास उसी डॉक्टर पे है, चाहे वो छोटी दुकान करके बैठा है, चाहे वो बड़ा हॉस्पिटल करके बैठा है, मेरे को इससे मतलब नहीं है। विश्वास की बात है, विश्वास का ही पेशा है। जब मेरे को मेरे डॉक्टर पे विश्वास नहीं रहेगा तो मैं उसके पास इलाज कैसे करवाऊंगा। और यहाँ पे ये नहीं पता कि डॉक्टर, हम तो जो दवाई ला के दे रहे हैं क्योंकि पेशेंट अंदर है, डॉक्टर से उसका इलाज कर रहे हैं, हमें दिखाया नहीं जाता, हमें बताया नहीं जाता और पता नहीं अंदर वो दवाई दी भी जाती है कि नहीं दी जाती है, ऐसी लोगों की आशंकाएं हैं। तो इसलिए सारा मामला विश्वास का है। अगर किसी प्राइवेट डॉक्टर के ऊपर किसी आदमी को विश्वास है और उससे अगला अपना इलाज करवाना चाहता है तो उसे ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाए। अगर कोई प्राइवेट अस्पताल गलत काम करता है तो उस पर जरूर सख्ती की जाए, लेकिन नाजायज तौर पे भी किसी पे सख्ती करना गलत है। एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री इन अस्पतालों को, प्राइवेट अस्पतालों को अनुरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन अस्पतालों को परेशान किया जा रहा है। इस चीज़ के लिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप सही तरीके से काम करें, कायदे अनुसार काम करें, अपना एक नेशनल डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाएं, जो स्टेट प्लान है वो बनाएं। और मेरा ख्याल अभी तक हमारे प्रशासन ने ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट प्लान नहीं बनाया है। अगर बनाया है तो उसे पब्लिक करना चाहिए। दवाइयों की सूचियाँ जो इन्होंने बनाई हैं अभी, उसके हालात ये हैं कि आप उस पर MRP चेक करना और मैं आपको थोक के भाव बता दूंगा। जो होल सेलर एक केमिस्ट को देता है मैं आपको वो रेट बता दूंगा, 4 से लेके 10 गुना तक का अंतर आपको उसमें मिलेगा। तो प्रशासन को इस ओर ध्यान देना है और मैं लोगों से फिर विनती करता हूं कि भाई केवल और केवल प्रशासन के सहारे ना रहें, अपना इंतजाम, अपनी व्यवस्था खुद करें। धन्यवाद। जय हिंद। लगातार DC हैं, CMO हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल के दौरे कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि सब कुछ सिस्टम ठीक है, बावजूद इसके बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, पिछले 2 दिन में 3 मौत हो चुकी है। कहाँ है, क्या होना चाहिए? कहाँ है, कौन विधायक है, मेरे को बताओ। कौन कौन विधायक गया कहाँ पे? गोपालकांडा ने शुरू किया है नया हॉस्पिटल। क्या किया? शुरू किया है, दावा किया है कि वहाँ पे इलाज होगा लोगों का। आप हकीकत जाके चेक करो। तो कल पहले दिन आप हकीकत जाके चेक करो। हकीकत क्या है? हकीकत असल में तो अखबारों में तो ये दिखाया गया कि ये आज इतना बड़ा ये हॉस्पिटल बन गया, ये बन गया, वो बन गया और कोई गरीब आदमी आज के बाद इलाज के बिना नहीं मरेगा। और या वहाँ जाके देखो तो सही, उस अस्पताल का जिस दिन उद्घाटन हो रहा था ना, उस दिन लोग सुबह वहाँ पे दाखिल होने के लिए गए तो उनको जवाब ये दिया गया कि जब तक उद्घाटन नहीं होता तब तक हम मरीज को दाखिल नहीं करेंगे। कल भी वहाँ पे एडमिट नहीं। ये तो उस अस्पताल की सच्चाई है। अब क्यों मेरे से किसी का कहलवाते हो? एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आगे एक महिला का मर जाना, इस बारे में आपकी क्या राय है? अरे यार, प्राइवेट को तो छोड़ दो, आप प्राइवेट के पीछे पड़े हो। मैं कहता हूं कल सरकारी में मर गया, उसका कर लो, क्या करोगे? कल सरकारी में मर गया, मैं तो CMO को जो मैंने मैसेज दे रखे हैं वो मैसेज आपको दे देता हूं, जो प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने मैसेज कर रखे हैं वो दे देता हूं, जो मेरे पास फ़ोन पे बात हुई है कॉल डिटेल दे देता हूं। आप उसमें कर लो ना, क्या करोगे? प्राइवेट अस्पताल वालों के क्यों गले में रस्सी डाल रहे हो? क्या प्राइवेट अस्पताल वाले ने उसको दाखिल कर लिया था? अगर उसके पास व्यवस्था नहीं है तो दाखिल कैसे करेगा वो प्राइवेट वाला? वो तो जवाब दे सकता है, लेकिन सरकारी वाला कैसे जवाब दे सकता है कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है? सरकारी वाला ये नहीं कह सकता। और मैं कहना चाहता हूँ, गांव में जो डिस्पेंसरियां हैं, गांव की डिस्पेंसरियां खाली पड़ी हैं, वहां कोई स्टाफ नहीं है, कोई दवाइयां नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है। और हाँ, एक बात रहेगी, मैं जो कहना चाहता था, जो मंत्री जी की मैंने बात की थी बीच में कि वो इंचार्ज मंत्री हैं महोदय यहाँ पे,
उन्होंने क्या किया कि लोगों से दान इकट्ठा करो, लोगों से चंदा इकट्ठा करो और फिर किट्टें बना लो। अरे भाई, ये मंत्रियों का काम है कि लोगों से दान इकट्ठा करके किट्टें बनाना? सरकार कहाँ है फिर? अगर सारा कुछ लोगों ने करना है, दान देके करना है, चंदा इकट्ठा करके करना है, तो आप किस लिए मंत्री बने हो? घर बैठो। ऐसे मंत्रियों की जरूरत नहीं है हमें। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम ऐसी ऐसी किट देंगे, 5,000 रुपए की किट, और दूसरी तरफ ये 187 रुपए की किट बनती है। 187 रुपए की दवाइयां हैं उसमें, जो किट इन्होंने बनाने का काम किया है, और वो भी आप लोगों से चंदा इकट्ठा करके दे रहे हो। और उसमें भी आगे बढ़ के मैं बात करूं, वो किट बांटने का इन्होंने प्रावधान क्या खोजा है, जो मेरे पास बात आई है, और पता नहीं उसमें सच्चाई कितनी है। बोले हर गांव में गौशाला में दे दो, गौशाला वाले बांट देंगे। अरे बड़े मानसो, ये आदमियों को बांटने वाली किट है या पशुओं को बांटने वाली किट है? पहले यही बता दो। अगर गौशाला वाले बांटेंगे तो आपकी डिस्पेंसरियां क्या करेंगी? डिस्पेंसरियों में क्यों नहीं रखते वो किट? वहां पे स्टाफ क्या करेगा? और अगर आपके पास स्टाफ की कमी है तो भाई जितने भी दूसरे एम्प्लॉइज हैं उनको 1 महीने के लिए छोड़ दो, क्या भी सारे काम छोड़ दो, सारे दफ्तर बंद कर दो, सारे दफ्तर बंद कर दो, सारे काम छोड़ दो, केवल और केवल लोगों को चिकित्सा व्यवस्था बढ़िया बनाने के लिए सारे लोग इस तरफ जुट जाओ। चाहे पटवारी हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे कोई और है, तो उनको लगाओ इस काम पे ताकि लोगों को बचाया जा सके। वो किट क्यों नहीं बांट सकते? लेकिन करना कुछ नहीं है, केवल खाना पूर्ति है। पीएससी सेंटर है, बहुत से गांवों में खुले हुए हैं, खाली पड़े हैं, वहाँ बस सिर्फ टेस्ट हो रहे हैं या वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि बेड की व्यवस्था वहाँ भी की जा सकती है। नियत हो ना जी, किसी की नियत हो तो ना। अगर इनकी नियत हो तो शाम से पहले सुधर जाए मामला। अब नियत का हाल ये है कि प्रशासन अगर कोई एक्शन लेना भी चाहे तो ऊपर वालों ने डोर खींच रखी है, वो तुणके मारते हैं अपने हिसाब से। ठीक है ना? देश का मुखिया चुप बैठा है, इतनी महामारी फैली हुई है। छोड़ो जी, मुखिया बहुत बड़ी चीज है, अपने बस का नहीं है, उसके ऊपर उसकी बात ही नहीं करते। कोरोना में इलाज ना मिलने के कारण मौत हो रही है जी, इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेवार स्टेट है, बिल्कुल स्टेट है। और कौन जिम्मेवार हो सकता है बताओ? आप और मैं हो सकते हैं क्या जिम्मेवार? और मैं तो कहता हूं लोगों को इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराने चाहिए, इतने नालायक लोगों के ऊपर, और बाई नेम पर्चे दर्ज होने चाहिए। जो लोग मर रहे हैं ना, उनको इनके ऊपर बाई नेम पर्चे दर्ज करवाने चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं। साथियों, हमने एक बात बीच में रह गई थी, बाहर की तरफ से, या मेरी अपना प्रयास है, हम एक कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी दवाई की दुकानें 1 या 2 खोली जाएं कि लोगों को नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हम दवाइयाँ मुहैया करवा सकें। ये हमारा प्रयास है, हम कोशिश कर रहे हैं। अगर उसमें सिरे चढ़े तो हम ये भी करेंगे।